सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में अभी तक हम एक क्लास देख चुके हैं जिसके अंदर हमने समझा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में, और इंडिया में, ब्रिटेन में और यूएसए में। ठीक है, क्या क्या कैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमने ये सब कुछ देखा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लगी थी। क्या लगी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो वो एक पूरी फैक्ट बेसिस है, उसको ना स्टार्ट करके हम सीधा पॉइंट पे जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक किताब है। ठीक है, क्या है? एक बुक है जिसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में क्या आता है? जैसे कि हम सबके में इंडेक्स आता है ना कि इसके अंदर इतने चैप्टर हैं या फिर ये है या फिर एक शॉर्ट समरी टाइप से। ठीक है, वो इसके अंदर आता है प्रीएम्बल। क्या आता है? प्रीएम्बल। ठीक है, और क्या आता है इसके अंदर? कुछ क्या होते हैं? शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल्स होते हैं? 12। स्टार्टिंग में इनिशियली कितने थे? इनिशियली 8 थे। ठीक है, उसके बाद अब कितने हैं? 12। चलिए, और इसमें क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स यानी कि जैसे हमारे लेसन होते हैं ना एक बुक के, सेम वैसे। तो कितने पार्ट्स हैं इसके? 22। ठीक है, और इन 22 के अंदर पूरे टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल है 395। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेड्यूल से। तो शेड्यूल्स क्या है? ऐसे कुछ, मतलब ये तो हो गए, चलो पार्ट हो गए, तो चैप्टर्स हो गए। ठीक है, चैप्टर्स के अंदर ये क्या हो गया? आर्टिकल्स हो गए। ऐसे कुछ बड़े टॉपिक, ठीक है, जिनको हमें बार बार क्या है, अगर एंड इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या करना है तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है वो। ठीक है, इसलिए हम पूरा का पूरा, जैसे कि मान लो कि 10-20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने हैं, तो हम एक साथ शेड्यूल में क्या कर लेंगे? एक बड़ा चैप्टर डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि आज हम शेड्यूल से स्टार्ट करने वाले हैं। चले, तो शेड्यूल में सबसे पहला कौन सा? फर्स्ट शेड्यूल। इसमें क्या देखते हैं हम? नेम एंड दी बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड यूटीज। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कितने स्टेट है, कितने यूटीज हैं, ये किस में बताया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में अंदर बताया गया है। ठीक है, तो कितने स्टेट है? 28। यूटी कितने हैं? 8 यूटीज है। ठीक है, याद रहेगी बात है। चलो, सेकंड शेड्यूल क्या कहता है? सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं? बेसिकली सैलरी। ठीक है, सैलरी किस किस की? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, चेयरमैन की, डिप्यूटी चेयरमैन की, स्पीकर की, डिप्यूटी स्पीकर की, जो कि ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या हो गए? अपने चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन। लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या हो गए? जैसे अपने यहाँ पे विधानसभा, तो अपने क्या है? स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, ऐसी राज्यसभा की भी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो उन सबकी हम क्या देखते हैं? सैलरी देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हम क्या देखते हैं? नेम एंड बाउंड, मतलब कितने स्टेट है, कितने यूटीज है। तो 20, मतलब स्टेट एंड यूटीज का जो भी चीज आता है ना कि भाई क्या उसका नेम है, बाउंड्री है, तो सब कुछ आता है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, चलिए, अब थर्ड के अंदर क्या आता है? तो थर्ड के अंदर क्या आता है? बेसिकली ओथ आती है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या आता है? ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या आती है? ओथ आती है। कैसे? अपना मान लो प्रेसिडेंट की ओथ हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ हो गई, हाई कोर्ट के जज की जो भी ओथ हो गई। ठीक है, एक आपने कैग और सुना होगा। ठीक है, कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है,
एमएलए की क्या ओथ हो गई, ठीक है, किस किस की ओथ, तो एमएलए की, एमपी की, एमएलसी की, ठीक है, या फिर कैग की, तो इन सब की ओथ क्या क्या है, तो ये सब कुछ इसके अंदर देखते हैं हम, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की। चलिए ओके, फोर्थ शेड्यूल में हम क्या देखते हैं, फोर्थ शेड्यूल में हम क्या देखते हैं कि अलोकेशन ऑफ सीट्स, क्या देखते हैं, अलोकेशन ऑफ सीट्स किसकी, राज्यसभा की, ठीक है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखिए बात है। चलो फिफ्थ शेड्यूल में क्या देखते हैं हम, प्रोविजंस, प्रावधान जो किए गए किसके किसके लिए किए गए, प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो भी प्रोविजन देखे गए वो किसके अंदर मिलते हैं, हमें फिफ्थ शेड्यूल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सिक्स शेड्यूल की मैं बात करूं तो सिक्स शेड्यूल में हम क्या देखते हैं, बेसिकली सिक्स शेड्यूल में हम देखते हैं प्रोविजंस किसके लिए, ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, जो अपना ईस्टर्न इंडिया में पड़ते हैं ना ये चारों के चारों, कौन कौन से, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। चलिए तो क्या क्या देखा हमने, थर्ड शेड्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं, ओथ एंड अफर्मेशंस, ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या देखते हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं, प्रोविजंस किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अब कोई कोई कहेगा भाई ये शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ये शेड्यूल मीनिंग क्या होता है, तो जो भी इन शेड्यूल के अंदर जो भी कास्ट एंड ट्राइब जो ऐड करी गई है ना, वही मतलब इनका मतलब होता है, शेड्यूल का मतलब होता है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या देखते हैं, प्रोविजंस, ठीक है, किसके लिए, ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम के लिए, ठीक है। अब आगे सेवन शेड्यूल में क्या होता है, सेवन शेड्यूल में हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, क्या देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स, ये बेसिकली इससे समझ रहा है सेवन शेड्यूल के अंदर, ठीक है, क्या देखते हैं हम, डिवीजन ऑफ पावर्स। अब डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स के अंदर क्या आती है, यूनियन लिस्ट आती है जैसे कि, ठीक है, यूनियन लिस्ट के पास सब्जेक्ट कितने होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो यूनियन लिस्ट के पास सब्जेक्ट कितने हैं, 60, 97, कितने हैं, 97, जिसको कौन देखता है, सेंटर देखता है, ठीक है, कौन देखता है, सेंटर। अब जैसे ही क्या क्या हो गया, अपना रेलवेज हो गया, यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है, अपने हाईवेज हो गए, वो भी किसके अंदर आएंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे कि एक बार को एग्जांपल ले लो, अगर मान लो रेलवेज अगर स्टेट लिस्ट के हाथों में दे दिया जाए, जैसे कि एक और लिस्ट कौन सी होती है, स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट दिए गए, 66, जो जिसको कौन देखता है, स्टेट देखता है। अब मान लो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है रेलवेज, अगर ये स्टेट लिस्ट को दे दिया जाता तो ये कह देता कि भाई मैं तो अपने स्टेट में से गुजरने ही ना दूं, किसी की भी, मान लो अगर बिहार की रेल है या फिर गुजरात की रेल है, मैं तो अपने पास से गुजरने ही ना दूं, ठीक है, तो समझ रहे हैं इस बात को। तो ये किसके अंदर दिया गया, यूनियन के हाथों में दिया गया, किसको, सेंटर देखेगा, रेलवेज हो गए, अपने एयरवेज हो गए, ये कह देगा भाई मैं अपने जहाज ऊपर से उड़ने दूंगा, स्टेट कह दे मान लो, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट किसको दिए गए, 97 किसको दिए गए, यूनियन लिस्ट को दिए गए, कि अपना डिफेंस हो गई, आर्मी हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, ये सारी की सारी आपको कौन देखो, यूनियन लिस्ट देखेगा, यानी कि सेंटर देखेगा, ठीक है, रेलवेज हो गए और एयरवेज हो गए, ठीक है। स्टेट लिस्ट क्या देखते हैं, स्टेट लिस्ट जैसे कि पुलिस हो गई, ठीक है, वहां के हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, या फिर हॉस्पिटल्स हो गए,
लॉ एंड ऑर्डर हो गया वहां का कि स्टेट के अंदर अब, और एक और चीज क्या रहती है कि भाई अब गुजरात में जैसे दारू बंद कर रखी है, ठीक है, तो ये सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। एक और लिस्ट होती है जिसका नाम क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसके वो सब्जेक्ट कितने किए गए हैं, 47। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं दे दूं कि इसके पास कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन भी कौन देखता है, सेंटर भी अपने लेवल पे देख रहा है, स्टेट भी अपने लेवल पे देख रहा है कि मेरे यहाँ पे एजुकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर मैं कह दूं यहाँ का फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट को दोनों देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल ले लो, मतलब जो भी दोनों के साथ में जिस पे विषय करना होता है ना, वो सारी चीज हम डाल देते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे, ठीक है। अगर मेल भी देख लो, अगर ये दोनों साथ में लेते हैं, ठीक है, और दोनों की लड़ाई चल रही है, स्टेट कह दो, मान लो कि ये कह देता है कि नहीं मेरे को तो ये नहीं करना, लेकिन यूनियन कहेगा कि करना है, यानी कि सेंटर कह रहा है कि मैं तो करना है, ठीक है, तो यानी कि किसकी मानी जाएगी, सेंटर की मानी जाएगी। तो एक तरह से हम इधर भी बोल देते हैं कि सेंटर का ही दबदबा ज्यादा रहता है, ठीक है। अब मोस्टली तो क्या होती है, मेनली तो यही 3 लिस्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन एक लिस्ट और है जिसका नाम है क्या, रेसिड्यूरी लिस्ट, ठीक है। ये क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद एक खाली पन्ना छोड़ दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर जो है ना सब्जेक्ट इन्फिनाइट है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आए ना वो सारे के सारे इसमें डाल दिए, यानी कि जो भी इन तीनों पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे जो भी इन तीनों के अंदर सब्जेक्ट डाल दिए टोटल, ठीक है। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए। जैसे कि मान लो सोशल मीडिया, ठीक है, वो इसके अंदर है, डिजिटल पेमेंट है इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी आई तो वो इसके अंदर है, स्पेस थिंग इसके अंदर है, सारी सारी चीज इसके अंदर आएगी, मतलब इसके अंदर इन्फिनाइट है, कुछ भी चीज आती जाए वो इसके अंदर आती रहेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम कौन सा शेड्यूल देखते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर किसके कर दी गई, यूनियन लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। और एक और रेसिड्यूअल लिस्ट, जो भी टॉपिक आएगा वो सारा का सारा रेसिड्यूअल लिस्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। और इनके बाद जो भी टॉपिक आएंगे वो सारे किसके हाथों में रहेंगे, सेंटर के हाथों में रहेंगे। चलिए ठीक है। अब 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल के अंदर क्या है, भाषा, क्या है, लैंग्वेज, जिसको क्या मिल गया है, जो भाषा मान्यता मिल गई है जिस भाषा को, ठीक है। शेड्यूल, 8 शेड्यूल में क्या आएंगी, लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आज के टाइम पे कितनी लैंग्वेजेस है जो इस 8 शेड्यूल के अंदर है, तो 22 है प्रेजेंट है, ठीक है। उस टाइम पे कितनी ऐड की गई थी, तो इनिशियली 14 थी, कितनी थी, 14 थी, ठीक है। ये भाषा सारी की सारी नेट से देख लेना। चलिए उसके बाद 9 शेड्यूल, 9 शेड्यूल के अंदर बेसिकली क्या है कि इसके अंदर ये आया कब था वैसे, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1951 के अंदर किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था, सबसे पहली चीज कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दो, किसको कर दो, जमींदारी सिस्टम को कर दो, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ है, तो भाई कोई भी 25-25 किलोमीटर की जमीन लेके बैठा हुआ है, जमींदारी सिस्टम उस टाइम पे क्या कर दी थी, खत्म कर दी गई थी। हमारे यहाँ पे कब कर दी गई थी, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कर दी गई थी कि सबको बराबर हिस्सा बांट दिया गया था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम को तो क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और क्या कर दिए थे कि इंप्लीमेंट कर दिए थे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स कैसे, ठीक है, जो भी अपने लैंड रिफॉर्म्स है उसको जो भी नए नए आते गए उनको इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है कि जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं हो सकता, यानी कि कोर्ट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अपना केशवानंदी भारती केस था, ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में डीप में। तो मान लो कि केशवानंदी भारती केस है, ठीक है, केशवा भारती केस, ठीक है, 24 अप्रैल 1973, ठीक है। इसमें क्या कह दिया गया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, जो अपना जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू
कभी कोर्ट नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, यानी कि 24 अप्रैल के बाद जो भी चीजें इसके अंदर आई ना 9 शेड्यूल के अंदर, उनका सबका जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, कौन से केस में दिया था, केशवानंदी भारती केस में 24 अप्रैल 1973 में। इसमें क्या वर्डिक्ट दिया था कि इसके बाद से जो भी चीज आएगी ना इसके अंदर 9 शेड्यूल के अंदर, ये सारी सारी मान्यताएं दी जाएंगी, ठीक है। तो आप किसी का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या मान लिया गया, मूल ढांचा मान लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे के अंदर मान लिया गया कि आप किसी भी चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब 10 शेड्यूल के अंदर क्या है, 10 शेड्यूल के अंदर है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। क्या है, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन है। इसके अंदर क्या है कि आप दल बदल नहीं कर सकते। दल बदल कैसे, कि आप भाई 10th शेड्यूल क्या है इसके अंदर, बेसिकली एंटी डिफेक्शन प्रोविजन है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कोई भी एमएलए है या फिर कोई भी एमपी है या फिर कोई भी एमएलसी है, ठीक है। ये अपना मतलब दल बदल कैसे हो गया कि मान लो कि अभी ये बीजेपी से बन गया, ठीक है। अब जैसी चुनाव में खड़ा हुआ, जैसी मेंबरशिप मिली, उसके बाद ये किस में चला गया, आफ्टर इलेक्शन किस में चला गया, कांग्रेस में चला गया। किस में चला गया आफ्टर इलेक्शन, कांग्रेस में, ठीक है। तो ये सब दल बदल नहीं चलेंगे इलेक्शन के बाद, ठीक है। और क्या था इसमें कि भाई मतलब जैसे है तो बहुत सारी चीजें आगे मैं क्लियर कर दूंगा, जैसे कि कोई भी अपनी उसको छोड़ भी नहीं सकता। क्या, मेंबरशिप अगर ले ली है तो मेंबरशिप आपकी रद्द हो जाएगी अगर आप बीजेपी को छोड़ देते हैं, अगर आप बीजेपी से बने, या फिर आप अगर कांग्रेस से बने तो आपकी कांग्रेस की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आपकी मतलब मेंबरशिप मतलब पार्लियामेंट की या फिर लोकसभा ये अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली की या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, मेंबरशिप आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे दल बदल वाली चीजें करते हैं। अगर आपको करनी भी है तो मतलब ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा, लेकिन 2/3 लोगों को एक साथ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उस पार्टी से। चलिए अब 11 शेड्यूल देखते हैं हम। 11 शेड्यूल के अंदर क्या है, मोस्टली क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। कैसे किया गया, ये दोनों के दोनों शेड्यूल में एक साथ लिख देता हूं, 11 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, ठीक है। बेसिकली इन दोनों में क्या किया गया कि यहां पे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973, यहां पे भी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973, ठीक है। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि कहीं कहीं जगह आपको 1993, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दी गई थी। कैसे कि इसमें कर दिए गए थे प्रोविजन ऑफ पंचायत, ठीक है, कि यानी कि गांव में अगर कुछ भी काम हो रहा है ना तो उसको कौन देखेगी, पंचायत देखेगी, ठीक है। कौन देखेगी, पंचायत देखेगी। और इसको सब्जेक्ट कितने दिए गए थे, तो 29 सब्जेक्ट दिए गए थे, ठीक है। लेकिन राजस्थान ने पंचायत को कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं, 22 ही दे रखे। कितने दे रखे, 22 सब्जेक्ट दे रखे, ठीक है। 12 शेड्यूल के अंदर क्या है बेसिकली कि प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, यानी कि नगर पालिका, प्रोविजन ऑफ, प्रावधान किसके दिए गए, म्युनिसिपैलिटी में, ठीक है। नगर पालिका, ओके। तो इसमें क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कैसे कि जैसे कि मान लो आज सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर के हाथों में पूरा इंडिया है, ठीक है, और यूटीज आ रही है, ठीक है। स्टेट्स के हाथ में क्या आ रहा है, खुद का स्टेट आ रहा है, लेकिन गांवों की कौन सुन रहा है, तो गांवों के लिए क्या बनाया गया, पंचायत, ठीक है, जो कि किसकी सुनेगा, गांवों की सुनेगा। अच्छा, शहर के लिए क्या बनाया गया, तो शहर के लिए बनाया गया म्युनिसिपैलिटी। समझ में आया, ताकि हमारा क्या हो सके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बढ़ जाए और सारी चीजें क्या हो, अच्छे से हो सके, और हम डायरेक्ट आमने सामने बोल सके कि भाई हमारे यहाँ पे ये काम करवाना है, या फिर यहाँ की रोड खराब है, या फिर यहाँ पे ये दंगे चल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कंप्लेंट कर सके, ठीक है, या फिर हम कुछ भी बातचीत हो सके वो जल्दी हो जाए।
ये नहीं कि पहले हमें किसके पास, भाई किसी को भी अगर गांव लेवल पे शिकायत है तो वो पहले सीधा जाके सीएम के पास छोड़ना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सब कुछ क्या बनेगी, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। जैसे कि कोई भी दिक्कत है तो पहले ही आपकी सॉल्व हो जाए, मतलब निचले स्तर पे, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इस चीज से पता चलता है, ठीक है। तो ये सारे आपके शेड्यूल्स हुए। एक बार इसको शॉर्ट में और देख लेते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या देखा था, क्या देखा था फर्स्ट में हमने, स्टेट एंड यूटी कितने थे, 28 एंड 8। सेकेंड में हमने क्या देखा था, सेकेंड में हमने क्या देखा, सैलरी, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। फोर्थ में हमने क्या देखा, एलोकेशन ऑफ सीट्स, कहां पे, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। फिफ्थ में हमने क्या देखा कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोविजंस। सिक्स में क्या देखा, ट्राइबल एरियाज के लिए प्रोविजंस। कहां के ट्राइबल एरियाज, तो त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, असम और मेघालय, ठीक है, याद रही क्या बात है। चलो सेवंथ में हमने क्या देखा, फिर सेवंथ में हमने देखा क्या, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। एट्थ में हमने क्या देखा, लैंग्वेजेस, ठीक है। ये सारे बड़े सब्जेक्ट है जिनको दिए गए कि भाई अगर आपको सैलरी के बारे में देखना है तो ये सेकंड शेड्यूल खोल के देख लो, आपको ओथ के बारे में देखना है, शपथ के बारे में देखना है तो आप थर्ड खोल के देख लो, ठीक है। आपको एलोकेशन ऑफ सीट्स दे रखी है कि कैसे राज्यसभा में कैसे कैसे मिली है, भाई स्टेट को कितनी मिली है, यूटीज को कितनी मिली है, तो आप जाके यहाँ जाके खोल लीजिए, ठीक है। आपको देखना है डिवीजन ऑफ पावर, कितनी कितनी क्या क्या लिस्ट किस किस को सब्जेक्ट दिए गए, तो आप इसमें जाके देख। लैंग्वेजेस देखने की उनको मान्यता दी गई है तो वो इसमें जाके देख लीजिए 8th शेड्यूल में। 9th 10th, ठीक है। 9th में क्या बोला गया है कि एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, ठीक है, कि आप दल बदल नहीं कर सकते, ठीक है। 10th में क्या बोला गया है, सॉरी 9th में क्या था, जमींदारी सिस्टम क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, ठीक है। और 10th में क्या बोला है, ये अपना दल बदल वाला, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, ठीक है। और 11th और 12th आ जाते हैं, ठीक है। 11th में क्या है, पंचायत, और 12th में क्या है अपना, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। चलिए याद रहेगी आपको ये सारी बातें, ठीक है। स्टेट एंड यूटी, सैलरी, ओथ एंड अफर्मेशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स, एससी एसटी, ट्राइबल एरियाज कहां के, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, डिवीजन ऑफ पावर, लैंग्वेजेस, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, म्युनिसिपैलिटी, वो सॉरी पंचायत, फिर म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना। और अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अपने आर्टिकल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 1 to 4 देखेंगे हम उसमें। जब तक क्लियर, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ठीक।